इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपके काम के बहुत जबरदस्त वीडियो देखने को मिलेंगे। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, बेहतरीन शेयर मार्केट के वीडियो और संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्सेल की सीरीज भी आपको वहां देखने को मिलेगी, एमएस एक्सेल की। फिलहाल हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी सी है। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की 100% सही और संपूर्ण जानकारी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस वीडियो में भी आपको काफी जानकारी मिलेगी एफडी की, और इसके बाद कुछ और वीडियो आने वाले हैं, एफडी कैलकुलेटर और भी कुछ आएंगे, वो भी मैं आपको उनके संबंध में जानकारी दूंगा। तो आज हम देखने वाले हैं फिक्स्ड डिपॉजिट पर आपके जितने भी प्रश्न हैं, कोशिश की है उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको दूं, और जितने भी नियम और शर्तें हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स की वो सारी आपको बताऊं। तो चलते हैं हमारी इस सीरीज पे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी क्या होती है। जनरली लोगों को पता नहीं होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट्स आर एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एफडी जनरली होती क्या है, एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें आप पैसा लगाते हैं। वो बैंक्स भी ऑफर करते हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं कई सारी, वो भी ऑफर करती है एफडी के लिए। एफडी मतलब आपने एक पैसा एक निश्चित अवधि के लिए जमा करा दिया। एक निश्चित अवधि के लिए जब पैसा जमा कराते हैं, निश्चित टाइम पीरियड के लिए जब हम पैसा जमा कराते हैं तो उसे हम एफडी कहते हैं। अंडर दिस अकाउंट इन्वेस्टर वुड डिपॉजिट a lump sum over a period. In return, they would get a fixed rate of interest throughout the investment tenure. और इसमें होता क्या है, मैंने मान लीजिए 5 लाख रुपए एक साथ जमा करा दिए। अब होगा क्या, 5 लाख रुपए जमा करा दिए तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उस पे, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट, फ्लेक्सिबल नहीं, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मुझे उस पे मिलेगी। और थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट टेन्योर, यानी कि पूरे जब तक मैंने मान लीजिए 5 साल की कराई तो मुझे 5 साल तक उस पर ब्याज मिलता रहेगा। अब ये ब्याज अलग अलग प्रकार का हो सकता है, मंथली भी मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिल सकता है, आपको आपके अकाउंट में भी आ सकता है, और आप चाहें तो अकाउंट में नहीं आएगा, वो बाद में एक साथ भी मिल जाएगा। कई तरह की होती है, इसीलिए अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एफडी हमने देख ली क्या होती है, अब देखते हैं आगे। हु कैन ओपन एफडी अकाउंट। सबसे पहले ये बेसिक जानकारी जरूरी है कि कौन एफडी अकाउंट खोल सकता है भारत में। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, कोई भी हो वो खोल सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ के लोग खोल सकते हैं एफडी अकाउंट। कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स और सोल प्रोप्राइटरशिप ये भी खोल सकते हैं। फैमिली ट्रस्ट, एसोसिएशंस, क्लब्स एंड सोसाइटीज, ये सभी एफडी अकाउंट्स खोलने के लिए मान्यता दी गई है इनको, ठीक है। फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। यहां से आपकी कहानी चालू होती है, यहीं से हम एक एक करके फिक्स्ड डिपॉजिट कितने प्रकार की होती है और वो क्या क्या रोल होता है, उनकी क्या क्या बारीकियां होती है, वो सब एक एक करके समझेंगे हम। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, जैसा कि आपको पता है मेरे वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं। नंबर 1 है रेगुलर एफडी अकाउंट, जो जनरली हम सभी जानते हैं। जब हम बोलते हैं ना एफडी अकाउंट खुलाएंगे, तो हम जनरली किसकी बात करते हैं, रेगुलर एफडी अकाउंट की बात करते हैं। The regular FD account is for individuals who are aged less than 60 years. रेगुलर एफडी अकाउंट वही खुला सकता है जिसकी आयु 60 वर्ष तक है। अगर 60 वर्ष से कम है तभी वो खुला सकता है, 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो वो रेगुलर एफडी अकाउंट नहीं खुला सकता। The interest rates for such an FD account will be lesser than one offered for senior citizens. और रेगुलर एफडी अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट मिलती है, ब्याज जो मिलता है, वो सीनियर सिटीजन्स को जो ब्याज मिलता है उससे कम ब्याज मिलता है। सबसे ज्यादा ब्याज किसको दिया जाता है, सीनियर सिटीजन्स को, और उससे कम रेगुलर एफडी अकाउंट को, ठीक है। फॉर इंडिविजुअल्स हु आर नॉट सीनियर सिटीजन, द टीडीएस डिडक्शन लिमिट इज एट 40,000 ए ईयर। अब ध्यान दे कि एफडी पर जो आपको ब्याज मिलता है, क्लियर सुन लेना, एफडी पर जो आपको ब्याज मिलता है उस ब्याज पर भी टैक्स लगता है, लेकिन कब, जब आपका सालाना ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाए। मान लीजिए किसी वित्तीय वर्ष में, ध्यान रखना साल का मतलब हमेशा फाइनेंशियल ईयर होता है इस अकाउंट्स की भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के वर्ष को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वित्तीय वर्ष।
तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान अगर आपने किसी एफडी पर 40,000 से ज्यादा ब्याज कमाया है तो जो एक्स्ट्रा मनी है ना उस पर टैक्स लगेगा। जैसे मान लीजिए 40,000 तक कमाया तो नो टैक्स, और 50,000 कमाया तो सर कितना टैक्स लगेगा? क्या 50,000 पे लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि 40,000 पे कमाया तो नो टैक्स और 50,000 कमाया तो 50,000 पे टैक्स, नहीं, बल्कि 40,000 से 50,000 के बीच में जो रकम है यानी कि 10,000 उस पर टैक्स लगेगा। समझ में आई? तो इस तरह से वो टैक्स कैलकुलेट होता है। तो ये हो गया। तो जो भी आप रेगुलर एफडी अकाउंट कटाते हैं, बनाते हैं आप एफडी अकाउंट रेगुलर वाले, तो उनको 40,000 तक टैक्स डिडक्शन है, उसके बाद उनका कटेगा टैक्स। फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सीनियर सिटीजन एफडी, ये देख लेते हैं। For individuals over 60 years of age, banks and NBFCs offer a higher interest rate on FDs than other investors, usually providing about 0.25% to 1% more. 60 वर्ष से आयु के अधिक के लोग अगर एफडी खोलते हैं तो उसे हम सीनियर सिटीजन एफडी के नाम से जानते हैं। और इसका फायदा क्या होता है अगर आप सीनियर सिटीजन के नाम पर एफडी खोलते हो तो? कम से कम 0.25% और 1% या हो सकता है 1.5% भी आपको फायदा हो जाए ब्याज पर। सीनियर सिटीजन के नाम पर जब हम अकाउंट खोलते हैं एफडी का तो हमको ज्यादा ब्याज दिया जाता है इनकी हेल्प के लिए, ठीक है। दे आल्सो प्रोवाइड एन एडिशनल टैक्स बेनिफिट, और जो सीनियर सिटीजन एफडी होती है उसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट भी ज्यादा है। अभी हमने देखा जो सीनियर सिटीजन नहीं थे उनके लिए तो 40,000 तक का बेनिफिट था, जबकि जो सीनियर सिटीजन एफडी है उसके लिए क्या है, देखिए, इंटरेस्ट फ्रॉम सीनियर सिटीजन एफडीज डज नॉट कैरी ए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस इफ इट इज डज नॉट एक्सीड 50,000 ए ईयर। यदि कोई 60 वर्ष से अधिक का व्यक्ति सीनियर सिटीजन है और वो एफडी अकाउंट खुलवाता है अपना, तो उसको ब्याज भी ज्यादा मिलेगा, और जितना ब्याज उसका बनेगा 50,000 तक के सालाना ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा ब्याज मिलता है आपको तो उस पर टैक्स लगेगा, और जो एक्स्ट्रा रकम है उस पर ही लगेगा। जैसे मान लीजिए मेरा 1 लाख का ब्याज बना या 80,000 का ब्याज बना, मान लो, ठीक है, 60 साल के ऊपर वाले अकाउंट में, तो 80,000 का अगर मैंने ब्याज बना है मेरा टोटल, तो मेरा 50,000 तो माफ हो जाएंगे, बाकी की जो 30,000 है ना उस पर टीडीएस लगेगा। और कितना लगेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है आपका ही। जितना भी आपको ब्याज से अर्निंग होती है, इंटरेस्ट अर्निंग होती है, वो सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आती है। अब ये निर्भर करता है आपके अकाउंट पे, आपकी इनकम पे। यदि मान लीजिए 60 साल बाद आप रिटायर हो गए और आपकी इनकम जो भारत सरकार के इनकम टैक्स स्लैब है उसके अंडर में इतनी आ रही है कि आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है, तो आप जो फॉर्म नंबर 15G-H ये होते हैं उनको सबमिट करके आप ये अपना टीडीएस बचा सकते हैं। यानी कि अगर 80,000 रुपए भी आपका टैक्स ये इंटरेस्ट बना, या 1 लाख भी बना, ये 2 लाख भी बना, तो भी आपको कोई ब्याज पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? कि मान लीजिए रिटायरमेंट तक थे, तब तक तो सैलरी थी आपकी, या आप कोई बिजनेस कुछ कर रहे थे तो उससे इनकम हो रही थी, इसलिए आप इनकम टैक्स स्लैब में आ रहे थे। लेकिन जैसे रिटायर हो गए, अब आपकी सैलरी गई, मान लीजिए सैलरी पेशा लोगों के लिए, तो अब आपकी जो अर्निंग है वो केवल ये एफडी से हो रही है अर्निंग। तो भारत सरकार ने कह रखा है 2.5 लाख की लिमिट है, उस तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख की लिमिट तक है, जोड़ जाड़ के कई चीजें तरह से, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो अगर आप उस दायरे में आ गए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दायरा है, क्योंकि फ्यूचर में चेंज होता रहता है इसलिए मैं कंप्लीट नहीं बोल सकता, तो उसके अनुसार आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपका टीडीएस कट रहा है, 60 वर्ष से ऊपर के हैं और आपकी इनकम आज के अनुसार लिमिट में है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तो आप बैंक वालों को फॉर्म भर के दे दीजिए, 15G-H के नाम से आते हैं ये, तो वो भर के देंगे तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर कट गया है बाई चांस, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आईटीआर का रिटर्न भर के वापिस से अपना पैसा ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट। इस अकाउंट को बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं ना वो ये जानते हैं कि कितना बेहतरीन फिक्स्ड डिपॉजिट ये स्कीम है। ये आती है फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। देखिए पूरी स्कीम क्या है, जबरदस्त वाली स्कीम है, आप जानोगे तो खुश हो जाओगे।
ए फ्लेक्सिबल फिक्स्ड डिपॉजिट इज लिंक्ड टू योर सेविंग अकाउंट। ये जो फ्लेक्सिबल फिक्स्ड डिपॉजिट होती है वो आपका जो बचत खाता ना होता है ना, उसके साथ डायरेक्ट लिंक होता है इसका, आपके सेविंग अकाउंट के साथ इसका डायरेक्ट लिंक होता है। और क्या फायदा होता है इसका, देखो, इन दिस एफडी यू कैन इंस्ट्रक्ट योर बैंक टू ऑटोमेटिकली ट्रांसफर एनी सम बियॉन्ड ए प्री डिटरमाइंड बैलेंस टू ए फिक्स्ड डिपॉजिट वाया एन ऑटो स्वीप फैसिलिटी, एमओडीएस, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। अब ये पूरी स्कीम क्या है वो समझ लो आप, वरना आप ये समझ नहीं पाओगे कि फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होती है। एसबीआई का मैं ग्राहक हूं, सभी बैंकों में ये फैसिलिटी चालू है। एसबीआई एक सुविधा प्रदान करता है, अन्य बैंक भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, ऑटो स्वीप फैसिलिटी कहलाती है। इसके लिए आपको अलग से बैंक को जाकर ये कहना पड़ेगा कि मेरी ऑटो स्वीप फैसिलिटी स्टार्ट कर दीजिए, या आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है, चलो मैं उदाहरण से समझाता हूं इसका क्या फायदा होता है। आगे चलते हैं, देखो उदाहरण आएगा फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका। फॉर इंस्टेंस, if you want to maintain a balance of rupees 20,000 every month, any excess will be transferred to an FD. Conversely, if your balance falls below 20,000, the bank will liquidate a portion of your FD to maintain your balance. It gives you the benefit of liquidity and also investment. तो अब कहानी आपको समझ में आएगी। मान लीजिए मैंने बैंक के साथ ऑटो स्वीप फैसिलिटी में कहा कि 20,000 की लिमिट रखी मैंने, ये आप खुद तय करेंगे कि 20,000, 50,000, 10,000, वो आप खुद तय करेंगे। मैंने कहा कि 20,000 मेरे अकाउंट में होते ही, बचत खाते में होते ही ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था कर दो कि वो एफडी में बदल जाए। 20,000 से ज्यादा जितनी भी रकम हो मेरे अकाउंट में उसे एफडी में बदल दो, ठीक है। इसे कहते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी। तो सर इसका फायदा क्या हुआ, बना दी एफडी। फायदा ये है इसका कि इसे तुड़वाने के लिए या इसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। कैसे सर, कि मान लीजिए 20,000 से मेरे अकाउंट में हो गए 40,000 या 50,000 हो गए मेरे अकाउंट में, और मैंने तय कर रखा है कि 20,000 वाली ऑटो स्वीप फैसिलिटी मैंने स्टार्ट कर रखी है। तो जैसे ही 20,000 के ऊपर मेरी रकम गई, कितनी रकम गई, 30,000 रकम ज्यादा हो गई ना मेरे अकाउंट में, तो वो 30,000 रुपए क्या होगा, सीधे मेरी एफडी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एफडी बन जाएगी वो 30,000 रुपए की। लेकिन अगर मुझे मान लो पैसे की जरूरत है, सपोज करो मुझे 2,000 रुपए की जरूरत है या 5,000 रुपए की जरूरत है, ठीक, या फिर मुझे 25,000 की जरूरत है, तो फिर मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, सीधा एटीएम जाके यूज करना है या इंटरनेट बैंकिंग यूज करनी है। आपकी एफडी जितने की बनाई थी ना, वो ऑटोमेटिकली टूटकर जितनी अमाउंट आपको नीड है उतनी टूटकर आपके खाते में आ जाएगी और ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि मेरी कौन सी एफडी बनी और कौन सी टूटी कब, बस आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यही है इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती कि ना तो आपको एफडी बनने का पता चलेगा, ना आपको एफडी तुड़वाने का पता चलेगा, कुछ ही नहीं करना, अपने आप एफडी जनरेट होती रहेगी, अपने आप टूटती रहेगी। तो फिर सर पता नहीं चलेगा तो देखेंगे कहाँ, आप इंटरनेट बैंकिंग पे देख सकते हैं, ठीक है। आप योनो ऐप में देख सकते हैं कि मेरा पैसा जैसे 50,000 था तो 20,000 तो गायब हो जाएगा आपके बैलेंस से, ध्यान रखना। जैसे ही ये एफडी बनेगी आपका जो मेन बैलेंस है वो 20,000 दिखाई देगा और वो जो 30,000 है वो मॉडिफाइड बैलेंस हो जाएगा। वो जो हमें अभी मैंने बताया था ना एमओडी, वो एमओडी में दिखाई देगा। तो एमओडी का बैलेंस और मेन बैलेंस दोनों मिलकर आपके अकाउंट का टोटल बैलेंस कहलाएगा। तो ये एक शानदार फैसिलिटी है। आपको मैं कोशिश की है मैंने आपको पूरी तरह समझाने की, जबरदस्त फैसिलिटी है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करवाई है तो मैं कह रहा हूं ये तो जरूर करवा लेना, क्योंकि इसमें नुकसान 1% भी नहीं है, हमेशा फायदा है ये। क्यों, क्योंकि हमारे को सेविंग अकाउंट में मान लो 3% ब्याज मिल रहा है और एफडी पे मिलेगा 6%। तो जितने भी समय तक वो रहेगी, एक टाइम पीरियड होता है, उस समय का आपको ब्याज मिल जाएगा। तो ये बैठे बिठाए एक्स्ट्रा इनकम आपकी हो जाएगी इस अकाउंट से। और कौन सा अकाउंट, ऑटो स्वीप फैसिलिटी होती है, ठीक है, ये होती है। तो अभी हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथी है टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। ये क्या होती है, नाम से स्पष्ट है। टैक्स सेविंग एफडीज कम विद ए मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years एंड द प्रिंसिपल अमाउंट अप टू 1,50,000 पर एनम is tax deductible under section 80C of the Indian Income Tax.
टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स उनको कहते हैं जो 1.5 लाख तक की सीमा में एटीसी में आप छूट पा सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, किसमें? टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में, तो उस 1.5 लाख पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये भी क्लियर कर लेना, ये छूट किस में आ रही है? एटीसी में। एटीसी में बहुत सारी छूट आती हैं, उन सब का टोटल 1.5 लाख ही होता है, ठीक है ना? तो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 5वीं कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इसको भी देख लेते हैं। कंपनी एफडीज और कॉर्पोरेट एफडीज आर ऑफर्ड बाय एनबीएफसीज विद हायर इंटरेस्ट रेट। जो कंपनी एफडी होती है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देने वाली एफडीज होती है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन देता है? कॉर्पोरेट हाउस, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देती है। द रिस्क एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट एफडीज इज आल्सो हायर। जाहिर बात है, कंपनियों में अगर आप पैसा लगाओगे तो थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा ही, लेकिन आप अगर अच्छी कंपनियों में लगाओगे ना तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। कैसे पता चलेगा सर अच्छी कंपनी कौन सी है? आप क्रिसिल है ना, उसकी रेटिंग्स देखना, अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं या जो कंपनियां हैं ना उनकी वो देख लेना आप, क्रिसिल की रेटिंग। अगर वो रेटिंग अच्छी है तो आप उनमें पैसा लगा सकते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। While bank and NBFC deposits enjoy banking and insurance coverage 5 lakh rupees from the DICGC, corporate fixed deposits do not provide this insurance। अब क्या है, जितने भी बैंक हैं और NBFC है, ध्यान रखना, जितने भी बैंक है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है, कंपनीज है, ठीक है, वो सब 5 लाख का इंश्योरेंस उनको कवर्ड है। ये क्या बला है सर? DICGC ये एक स्कीम लाया है। पहले ये सीमा 1 लाख हुआ करती थी, अब आपके किसी भी खाते में, अगर आपके खाते में 5 लाख रुपए तक हैं और अगर वो बैंक डूब जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख रुपए तक दे सकती है। और आपके खाते में अगर 5 करोड़ है तब कितना मिलेगा? तब भी 5 लाख ही मिलेगा। आपके खाते में कितना भी पैसा हो, लेकिन जो DICGC ने रूल्स बनाए हैं उसके अनुसार आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक इंश्योर किया गया है कि आपका अगर बैंक डूब जाए, वो बोल दे कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तब भी आपको 5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे, ठीक। फिर है आगे, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स डू नॉट प्रोवाइड दिस इंश्योरेंस। जो कंपनियों की और कॉर्पोरेट्स की जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनमें ये सुविधा नहीं है। अगर वो डूब गई तो आपको 5 लाख रुपए छोड़ो, 1 लाख रुपया भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, यही रिस्क है। लेकिन ऐसे डूबती नहीं है कंपनियां, अच्छी कंपनियों में लगाओगे तो नहीं डूबेंगे, ठीक है ना। तो वो अच्छी कंपनियां कैसे पता चलती है? क्रिसिल की रेटिंग्स होती हैं और अलग अलग कंपनियां हैं बड़ी बड़ी भारत में जो रेटिंग्स देती हैं, उनसे आप देख सकते हैं। इफ ए कंपनी गोज बैंकरप्ट, there is no guarantee that your money in corporate deposits can be recovered। तो सीधी सी बात, रिस्क है। अगर ये बैंकरप्ट हो गई है या बंद हो गई है या बर्बाद हो गई है कंपनियां, तो आपका पैसा जितना भी आपने इसमें लगाया है वो सारा का सारा डूब जाएगा, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि ज्यादा तो इसमें भी नहीं मिल रहा, 5 लाख ही मिल रहे हैं। मान लो मैंने 50 लाख लगाए तो मिले तो 5 लाख ही, तो वो 5 लाख चलो काम तो आते ही हैं जितने भी मिले, ठीक है। तो ये है खेल इसका, कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स का, रिस्क है थोड़ा। फिर आगे देखते हैं अब हम छठा, क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये क्या होती है क्यूमुलेटिव? नाम से स्पष्ट है, क्यूमुलेटिव यानी कि जुड़ती हुई, बढ़ती हुई। क्यूमुलेटिव एफडीज आर दोज टाइप्स ऑफ एफडीज वेयर द अर्न्ड इंटरेस्ट इज ओनली अवेलेबल टू यू ऑन मैच्योरिटी। ऐसी एफडी जब आप कराएं जिसमें आपको जो ब्याज मिलता है वो अभी नहीं मिले, बल्कि जब एफडी मैच्योर हो जाए तब मिले। मान लीजिए मैंने 10 साल की क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट करा ली, इसका मतलब क्या हुआ? 10 साल तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? 10 साल तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। 10 साल बाद जितना भी ब्याज और मेरा मूलधन है वो सारा एक साथ मिलेगा, ठीक है। यू कैन नॉट रिसीव द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन रेगुलर इंटरवल्स, और आपको कोई भी रेगुलर इंटरवल पे कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। द क्रूशियल बेनिफिट ऑफ ए क्यूमुलेटिव एफडी इज दैट इट हैज ए हायर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू नॉन कम्युलेटिव एफडीज। और जो नॉन कम्युलेटिव एफडीज होती हैं उनकी तुलना में कम्युलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर ब्याज ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा बैंकों में रहता है तो बैंक उस पैसे से
और पैसा बना लेते हैं, इसलिए वो ब्याज भी आपको ज्यादा देते हैं। दीज आर बेस्ट suited for investor who do not need a regular interest payouts but would want more returns on their FD। ये किसके लिए अच्छी है ये स्कीम? ये उन लोगों के लिए अच्छी स्कीम है जिनके पास पैसा है और जिनको अभी पैसा नहीं चाहिए, जिनको पैसे की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन जो ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं वो इस स्कीम को चूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का टाइप आया है नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट। ये उसका उल्टा है। Non-cumulative FDs are the type of FDs where the financial institutions pay you the interest earned on the principal amount at regular intervals। अगर आपको रेगुलर इंटरवल्स पे इनकम चाहिए, मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, और यहाँ क्या है, यहाँ एक फैसिलिटी मिलती है आपको। यू कैन चूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरेस्ट पे आउट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन विच कैन बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। तो यहां क्या होता है, अगर नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट मैंने करवाई तो मेरे को ऑप्शंस मिलते हैं। कौन से? एक मंथली ऑप्शन मिलता है, एक क्वार्टरली और एक हाफ ईयरली और एक एनुअली। 4 तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं मुझे कंपनी के, बैंक की तरफ से। कौन से 4 ऑप्शन? कि आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए जमा कराए, ठीक है, बैंक में नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट पे। अब आपने कहा कि मंथली चुना आपने। मंथली का मतलब कि जितना भी उस 10 लाख रुपए पर ब्याज बनता है वो हर महीने आपको दे दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अगर मैंने मंथली नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट चुना तो जितना भी 10 लाख रुपए पर ब्याज बन रहा है वो मुझे हर महीने मेरे अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। या अगर क्वार्टरली चुना है तो हर 3 महीने में जमा कर दिया जाएगा। हाफ ईयरली चुना है तो हर 6 महीने में जमा कर दिया जाएगा, और एनुअली चुना है तो प्रत्येक साल के अंत में मुझे वो ब्याज दे दिया जाएगा। अब इसका नुकसान क्या है फिर वो भी देख लो। हाउ एवर द मैच्योरिटी अमाउंट डिक्रीजेस इफ द इंटरेस्ट पे आउट फ्रीक्वेंसी इज हायर। जितनी आप हायर चुनोगे फ्रीक्वेंसी पे आउट, उतना ही आपका बैलेंस कम होता जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे मंथली पेमेंट दे दो, तो फिर अंत में क्या होगा, जब मेच्योर होगा तो मुझे क्या मिलेगा, केवल मेरा मूलधन, क्योंकि जितना भी ब्याज है वो तो मैं ले चुका हूं। समझ रहे हो? अगर नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट में कराता हूं तो जितना भी ब्याज है वो तो मैं पहले ले लूंगा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल के रूप में। तो इसमें आपको अंत में मैच्योरिटी पर केवल जो आपने शुरुआत में पैसा दिया था वही मिलेगा और कोई नया पैसा नहीं मिलेगा। फिर ये कौन करवाए ये स्कीम? ये उन लोगों को करवानी चाहिए जो एक तरह से पेंशन चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको पेंशन चाहिए, यार जो मान लीजिए सीनियर सिटीजन हो गए तो उनको हर महीने कुछ पैसा चाहिए होता है, तो वो अपना जितना मान लीजिए रिटायरमेंट हुआ और उनका 50 लाख रुपए है तो वो 50 लाख की नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट्स करा सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनको हर महीने उस 50 लाख का ब्याज मिलता रहेगा। तो एक तरह से उनकी इनकम जनरेट हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो 2 तरीके से होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 2 तरीके से होता है, ये समझ लेना आप, वरना एफडी करवाना आसान है लेकिन उसको समझ कर करना अगर हम करेंगे तो हमको ज्यादा ब्याज मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट ये क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट अर्न और एन इन्वेस्टमेंट एट प्री डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, इसमें एक पहले से ही तय कर ली जाती है कि आपको कितना ब्याज दिया जाएगा, फिक्स हो जाती है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रिंसिपल अमाउंट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड द टाइम फॉर विच द मनी इज लेंट इन ईयर्स। और इसमें क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, कि मान लीजिए 10 लाख मैंने लगाए तो 10 लाख पर कितना ब्याज बना एक साल में, वो हर साल वो 10 लाख पर ही ब्याज बनेगा, कंपाउंड नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कंपाउंड नहीं होगा। मान लीजिए 10 लाख का एक साल बाद हो गया मेरा 15 लाख, सपोज कीजिए 15 लाख, तो उस 15 लाख पर ब्याज नहीं बनेगा अगले साल, बल्कि कितने पे बनेगा, 10 लाख पे ही। मेरी मैच्योरिटी मान लीजिए 5 साल की है और मैंने 10 लाख रुपए लगाया है और सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिया है, तो मुझे हर साल 10 लाख पर ही ब्याज मिलेगा। मेरी रकम बढ़ती जाए ऐसा फीचर नहीं है ये सिंपल इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो ये अच्छी नहीं होती है।
सिंपल इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट अच्छी नहीं होती है, आप कभी भी ये मत लेना। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सी लेनी चाहिए सर? कंपाउंड इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट्स। ये मैथ्स की गणित है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट अर्न ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। वहां तो केवल मूलधन पर ब्याज मिल रहा था आपको, यहां क्या हो रहा है? मूलधन पर ब्याज मिला, फिर वो ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा और फिर आपको ब्याज मिलेगा। यानी कि ब्याज पर ब्याज अगर आपको लेना है तो उसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स कहते हैं। ये सबसे बढ़िया होती है स्कीम। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रिंसिपल अमाउंट विद द इंटरेस्ट रेट रेज टू द नंबर ऑफ पीरियड्स इन ईयर्स फॉर विच द इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड। और ये कैसे कैलकुलेट होती है? जितने भी आपके साल हैं, प्रत्येक साल आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा और बढ़ते हुए अमाउंट पर आपको ब्याज दिया जाएगा। ये मंथली भी हो सकती है कंपाउंडिंग, ठीक है, एनुअली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। ये 4 प्रकार की होती है कंपाउंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर आगे। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट वाली एफडी ही चुने हम। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं जानता हूं, उन सबका जवाब देने की कोशिश मैं करता हूं। पहला, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एफडी अकाउंट? मिनिमम टेन्योर ऑफ ए फिक्स्ड डिपॉजिट इज 7 days. द मैक्सिमम टेन्योर कैन गो अप टू 10 years. भारत में 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि की एफडी आप करवा सकते हैं। कम से कम 7 दिन की होनी चाहिए एफडी और मैक्सिमम 10 years की हो सकती है एफडी। ये प्रश्न हो गया आपका। अब अगला प्रश्न, हाउ विल आई रिसीव द इंटरेस्ट अमाउंट? मुझे ब्याज कैसे मिलेगा? तो पहली, इफ यू हैव डिपॉजिटेड योर मनी अंडर द ट्रेडिशनल स्कीम, द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू द गिवन सेविंग अकाउंट ऑन ए मंथली और क्वार्टरली बेसिस। यदि आपने मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल के अनुसार चुना है तो आपका ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में उस रूप में आता रहेगा। जैसे मान लो मैंने मंथली चुना तो मंथली हर महीने मेरे पास ब्याज आता रहेगा, क्वार्टरली चुना तो हर 3 महीने में आता रहेगा, हाफ ईयरली चुना तो हर 6 महीने में मेरे पास ब्याज आता जाएगा। और अगर दूसरा ऑप्शन चुना, इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर द री इन्वेस्टमेंट स्कीम, ए कंपाउंड इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट एवरी क्वार्टर एंड दिस इज री इन्वेस्टेड। और दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? अगर आपने ये चुना कि मुझे री इन्वेस्टमेंट स्कीम चुननी है तो इसमें क्या होगा? जितना भी आपका ब्याज बनता जाएगा वो आपको मिलेगा नहीं, सारा का सारा पैसा और सारा का सारा ब्याज अंत में मैच्योरिटी पर आपको दिया जाएगा। फिर आगे है, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट्स फॉर एफडी? तो देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन एफडी वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। ये अलग अलग बैंकों पर निर्भर करता है कि कितना आप एफडी करवा सकते हैं, कितने पैसे की। सम प्लान्स अलाउ यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद ए लिटिल एज 100 रुपीज। आप कम से कम 100 रुपए से एफडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। देर इज नो अपर लिमिट, दो यू कैन चेक विद योर बैंक फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। भारत में जनरली कुछ बैंकों की, अलग अलग बैंकों की कंडीशंस और शर्तें अलग अलग होती है, मैं पहले बता देता हूं। लेकिन कई बैंक हैं जो 100 रुपए से ही एफडी की छूट दे देते हैं कि आप मिनिमम 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी में लगा सकते हैं। और अपर लिमिट कोई भी नहीं है जहां तक मैं जानता हूं, फिर भी आप अपने बैंक से चेक कर लें कि अपर लिमिट भी है क्या। फिर आगे देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ओपनिंग एन एफडी? एफडी अकाउंट कौन सी एज में खुला सकते हैं? एन एफडी कैन बी ओपन फॉर ए चाइल्ड एज यंग एज 1 year। कम से कम 1 साल का बालक हो उसका आप एफडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। हाउएवर फॉर माइनर्स ए पेरेंट और गार्जियन हैज टू ओपन वन ऑन देयर बिहाफ। लेकिन ये अकाउंट खोलेगा कौन? खुला तो सकते हैं लेकिन कौन खोलेगा? गार्जियन या पेरेंट खोलेंगे। किसके बिहाफ पर? उस बालक के बिहाफ पर। एनी इंडिविजुअल ओवर द एज ऑफ 18 कैन ओपन देयर एफडी अकाउंट। और 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपने खुद के नाम पर खुद एफडी अकाउंट खोल सकता है। और बच्चे के नाम पर खोलना है तो पेरेंट्स, गार्जियन खोल सकते हैं। फिर आगे है, हाउ ऑफन विल आई रिसीव इंटरेस्ट? तो ये देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स डिपेंड ऑन द एफडी प्लान।
इंटरेस्ट आपको कैसे पेमेंट होती है, ये आपके एफडी प्लान पर निर्भर करता है कि आपने किस टाइप की एफडी चूज की है। ये चुनते वक्त आप ध्यान रखना। यू कैन चूज टू हैव मंथली, क्वार्टरली और एनुअल रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप चाहें तो मंथली ब्याज ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, एनुअल ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। इफ यू सेलेक्ट द री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यू विल रिसीव इट इन फुल अलोंग विद द प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर री इन्वेस्टमेंट स्कीम चुन लेते हैं आप, तो आपका सारा पैसा और सारा ब्याज आपको अंत में मिलेगा जब मैच्योर हो जाएगी एफडी। फिर आगे, व्हाट हैपेंस इफ आई वांट टू विड्रॉ माय एफडी बिफोर मैच्योरिटी। अब क्या मैं मैच्योरिटी, मान लीजिए मैंने 10 साल की एफडी करा ली, तो क्या मैं बीच में पैसा निकला सकता हूँ क्या? 100% निकाल सकते हैं। मोस्ट बैंक्स गिव यू द ऑप्शन टू विड्रॉ योर एफडी बिफोर मैच्योरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। यदि आपको कोई भी आवश्यकता है किसी भी प्रकार के पैसे की, तो आप अपनी एफडी को तुड़वा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं उससे पैसा। अर्ली विड्रॉल विल कैरी ए स्मॉल पेनल्टी चार्ज एंड 40 फीचर ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रिमेनिंग ड्यूरेशन। और अगर आपने एफडी तुड़वाई तो क्या नुकसान होगा? आपको एक तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। कितनी होती है सर पेनल्टी? लगभग 0.5 से 1% तक आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, ब्याज के ऊपर लगेगी ये पेनल्टी, आपकी रकम के ऊपर नहीं लगेगी, यानी कि कम ब्याज मिलेगा आपको। मान लीजिए 7% ब्याज मिल रहा था आपको, तो बैंक आपको 7% की बजाय कितने देगा? केवल 6% ही ब्याज देगा। ये पेनल्टी होती है। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान दें, प्री मेच्योर विड्रॉल ऑफ टैक्स सेविंग एफडीज आर नॉट परमिटेड। आप ये क्लियर कर लें, अगर आपने टैक्स सेविंग वाली एफडी करवाई है तो आप उसमें प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं करवा सकते हैं। जब तक वो मेच्योर नहीं होगी तब तक आप उसमें पैसा नहीं निकाल पाएंगे टैक्स सेविंग एफडी में। फिर आगे है, कैन आई गेट ए लोन अगेंस्ट माई फिक्स्ड डिपॉजिट? यस, आप लोन भी ले सकते हैं अपनी एफडी के अगेंस्ट। यू कैन अवेल ऑफ ए लोन अगेंस्ट योर एफडी फॉर अप टू 90% ऑफ द मेच्योरिटी अमाउंट। आप जितने की आपकी एफडी है, मान लीजिए 10 लाख की एफडी है, तो आप 9 लाख तक का लोन उस पर ले सकते हैं। टैक्स सेविंग एफडीज हाउएवर आर नॉट एलिजिबल। ये भी क्लियर कर लेना, अगर आपने टैक्स सेविंग एफडी करवाई है तो उसके अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते हैं। जो नॉर्मल एफडी है उसी पर लोन ले सकते हैं, टैक्स सेविंग एफडी पर लोन नहीं ले सकते। तो सर प्री विड्रॉल कराएं, प्री मेच्योर विड्रॉल कराएं या लोन लें? कभी भी अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो एफडी को तुड़वाने के स्थान पर आप लोन लेना पसंद करें। क्यों? क्योंकि एफडी टूटने से आपका सारा ब्याज और उसके ऊपर पेनल्टी, नुकसान ज्यादा होगा। अगर आप लोन लेंगे, आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन की जरूरत है, मान लीजिए थोड़े समय के लिए, 1 साल के लिए, तो आप लोन ही लें, विड्रॉ ना करें। ये मेरी सलाह है, क्योंकि विड्रॉ करने से आपको ज्यादा नुकसान होगा, लोन लेने से कम नुकसान होगा। और लोन लेंगे तो कितना ब्याज लगेगा? जितना आपको ब्याज मिल रहा है उस पर मान लीजिए 1% या 1.5% आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एन एफडी नॉमिनेशन? एफडी में नॉमिनेशन होता है क्या? हाँ, एज एन एफडी इन्वेस्टर यू विल बी आस्क्ड टू नेम ए नॉमिनी फॉर योर एफडी। आपका एफडी अकाउंट का भी नॉमिनी होता है। मान लीजिए आपने 10 लाख की एफडी कराई तो उसका नॉमिनी जरूर बनाएं। इन केस ऑफ योर डिमाइस बिफोर मैच्योरिटी द अकाउंट विल बी हैंडेड ओवर टू योर नॉमिनी। और अगर मान लीजिए जिसका जो व्यक्ति है मर गया है किसी कारणवश, एक्सीडेंट में या किसी भी प्रकार से, तो उसका जो अकाउंट है वो किसको दे दिया जाएगा? नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव ए नॉमिनी बट इट इज रिकमेंडेड। अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया है तो भी आपके बैंक में जिसका नाम है नॉमिनी में, वही इस एफडी का नॉमिनी माना जाएगा और उसी को मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। फिर आगे है, बेस्ट एफडी स्कीम कौन सी है? तो देखिए, मंथली कंपाउंडिंग मैच्योरिटी इज बेस्ट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट स्कीम। इट गिव्स हायर रिटर्न्स देन सिंपल क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है? सबसे अच्छी स्कीम टैक्स सेविंग स्कीम में मत फंसना, वहां आप पैसा ब्लॉक हो जाएगा, कभी जरूरत पड़ी तो निकाल नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो हो सके तो उससे बचने की कोशिश करना। उसके अलावा फिर कौन सी? सिंपल इंटरेस्ट वाली भी नहीं लेनी है। तो कौन सी लेनी है हमको? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाली मैच्योरिटी लेनी है। और
कौन सी कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग भी 4 प्रकार की होती है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। तो सबसे अच्छी एफडी कौन सी होगी? जिसमें मंथली कंपाउंडिंग होती है इंटरेस्ट की, यानी कि हर महीने ब्याज मिला और उस हर महीने के ब्याज पर फिर ब्याज मिले। मंथली कंपाउंडिंग का मतलब कि मुझे मान लीजिए इस महीने 100 रुपए ब्याज मिला, तो अगले महीने ये 100 रुपए भी उस मूलधन में जुड़ जाएगा और फिर मुझे उस पर ब्याज मिलेगा, यानी कि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। तो सबसे अच्छी एफडी मंथली कंपाउंडिंग मैच्योरिटी वाली होती है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको चूज कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बना है। मैंने कोशिश की है सारे टॉपिक्स को कवर करने की, इसी कारण मेरे हर वीडियो थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि मैं उसमें संपूर्ण और 100% सही और संपूर्ण जानकारी लाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी वाला लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।